Hello to all and welcome back to the platform. Anamika this side and again we'll continue the Spectrum plus NCERT की modern Indian history की आपकी ये series. So I hope you all are already aware that what all we have completed and what all we are going to complete in this particular session. So hardly less than 1 month has left for your prelims examination. So I hope you are preparing well for it. And if you're having any query regarding the preparation, then type it in comment box. It will be taken in concern. So we are discussing era of mass nationalism 1919 to 1939 का time period. So very much important topics I have already covered. And today the center of our discussion will be civil disobedience movement and round table conferences. Okay, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे ना, यू कांट से कि ये 3 बार में हेल्ड हुए थे, 3 सेशन हेल्ड नहीं हुए थे, एक ही कॉन्फ्रेंस था जिसको कि 3 बार में पूरा किया गया था. सो इट वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, इट वाज नॉट द डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस. ओके, सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, गोलमेज सम्मेलन जिसे आप हिंदी में कहते हो, तो वो 3 बार में हेल्ड हुआ था, ना कि 3 सेशन हेल्ड हुआ था. Minute difference but have to be taken care of. Okay, the run up to civil disobedience movement. मतलब कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे चलाया गया था, ये कैसे लॉन्च किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. सो जो कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस होता है जब दिसंबर 1928 में, तो जो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, तो जो यंगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कांग्रेस था वो उससे काफी ज्यादा नाखुश थे, उनमें डिससेटिस्फैक्शन था इस रिपोर्ट को लेके, बिकॉज ये डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे एज अ गोल ऑफ कांग्रेस. बट दीज यंगर रेडिकल यूथ्स जो थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को आप कह सकते हो, उनका ये मानना था कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, व्हाट वी नीड इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग थी इनकी. बोला था इन्होंने, इससे कम कुछ भी नहीं, हमारे लिए यही होगा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, एंड दैट इज द वन एंड ओनली डिमांड ऑफ आवर्स. एंड अगर इन्होंने ये चीज पूरी नहीं करी तो हम एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट भी स्टार्ट करेंगे, इसको अटेन करने के लिए, इसको लेने के लिए. उसके बाद इट वॉज दिस सेशन इटसेल्फ, द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस in December 1928 that this Nehru report was approved. So why I am emphasis कर रही हूँ इस पे, because ये ईयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस कब हेल्ड हुआ था. ओके, सो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो आपको 1929 के ड्यूरेशन में देखने को मिल रही थी, उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की थी कि हम जो है विदेशी कपड़ों का बाइकट करेंगे, और इन्होंने जो पब्लिक बर्निंग है, जो बोन फायर इन्होंने फॉरेन क्लॉथ्स का करना शुरू किया था. उसी बीच में क्या होता है, गांधी जी का जो है ये कैंपेन वो स्टार्ट करते हैं मार्च 29 में 1929 में कैलकाटा में, और इसके दौरान उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. इस अरेस्ट के बाद ये पूरे ऑल लेवल पे, ऑल लाइक पैन इंडिया बेसिस पे ये सारे जो फॉरेन क्लॉथ्स का बोन फायर है वो देखने को मिलता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में. अदर डेवलपमेंट्स की अगर आप बात करते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि गांधी जी का अरेस्ट होने की वजह से ये चीजें ज्यादा नेशनल लेवल पे चल रही थी, बैक में कुछ और भी चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में, जो कि मैंने आपको पिछले लेसन में डिस्क्राइब भी किया था, जिसने पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखने में, उसको हाई रखने में, मतलब कि उनका जो एक जोश है वो कम नहीं पड़ रहा था. क्यों? क्योंकि उसी टाइम में आपका मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ था मार्च में, इफ यू रिमेम्बर. फिर ये जो बटुकेश्वर दत्त और जो चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, बॉम्ब फेंका था. किस लिए? मोटिव क्या था? लेट द डेफ हियर, मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचानी थी. बस ये जो मतलब कह रहे थे कि जो ये मतलब बहरा ये जो ब्रिटिश साम्राज्य हो रखा है, उनके आवाज उनके कानों में गूंजने के लिए बस ये बॉम्ब एक्सप्लोजन उन्होंने किया था, और नॉर्मल मासेस ऑफ द पीपल तक एक मैसेज वो पहुंचाना चाहते थे कि इंडिया इज रेडी फॉर द फ्रीडम, इंडिया इज रेडी टू फाइट, एंड इंडिया इज रेडी फॉर द सैक्रिफाइसेस टू. एंड आफ्टर दैट उस समय क्या हुआ था कि जो मिनॉरिटी लेबर गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन में अपनी सत्ता में आ चुकी थी. कंजर्वेटिव पार्टी पहले रूल कर रही थी, लेकिन अब लेबर पार्टी जो है वो यहाँ पे आ चुकी थी. अब इसी बीच में होता है आपका इरविन का डिक्लेरेशन 1929 अक्टूबर 31 को.
यहाँ पे देखिए, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट बाहर आने वाली थी, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट उस टाइम तक आने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ही लॉर्ड इरविन ने एक डिक्लेरेशन जो है वो जारी किया। उन्होंने जो उनको ये लग रहा था कि ये जो इंडिया का हमारे तरफ जो एक कहते हैं ना कि इनका एक फेथ जो है हमारी तरफ से हटने लगा है, तो टू रीस्टोर द फेथ इन द अल्टीमेट ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने एक पॉलिसी लाई कि इन्होंने इरविन डिक्लेरेशन करा था। तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दोनों ही मिलके ये चीजें कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक जो सोने की चिड़िया है जो भारत है उनके हाथ से उनकी बेवकूफियों की वजह से निकल जाए। तो इट वॉज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ लेबर गवर्नमेंट और कंजर्वेटिव वाइसरॉय जो कि इंडिया में उस समय आ चुके थे, दोनों की मिली भगत से उन्होंने इस पर्पस के लिए कि हम रीस्टोर कर पाए इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश पॉलिसी के लिए, इंडियन के फेथ को, उन्होंने ये डिक्लेरेशन जारी किया। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, दिल्ली मैनिफेस्टो होता है। अब उस इरविन के डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एक जो कॉन्फ्रेंस है वो भी हेल्ड करेंगे, जिसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा उन्होंने, कि आपकी चीजों को मतलब डिस्कस करने के लिए, आपकी डिमांड को डिस्कस करने के लिए, ये सारी चीजों को एक दूसरे के सामने रखने के लिए लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया कि वी विल हैव अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आफ्टर द साइमन कमीशन विल सबमिट इट्स रिपोर्ट। जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी तो वी विल हैव द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ऐसा लॉर्ड इरविन ने कहा। तो यहाँ पे होता है दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या था कि जो नवंबर 2 1929 में क्या होता है कि एक कॉन्फ्रेंस जो है, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स, उन्होंने इशू करा दिल्ली मैनिफेस्टो। क्यों? क्योंकि वो उसमें सारे वो कंडीशन अपने रखना चाहते थे, अगर उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि अटेंड करें, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहते हो कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें तो आपको ये डिमांड्स जो है हमारी वो माननी पड़ेंगी। तो इसमें डिमांड क्या क्या थी कि पहला तो था कि द पर्पस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड बी नॉट टू डिटरमाइन वेदर और व्हेन डोमिनियन स्टेटस वाज टू बी रीच्ड। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम ये नहीं जानने जा रहे कि कब आप डोमिनियन स्टेटस पर पहुंचाओगे और किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे, हमें वो बात ही नहीं करनी। हमें बात क्या करनी है कि हमें आप ये बताओ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कब इम्प्लीमेंट करोगे फॉर द डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि उससे कम हम कहीं बात कर ही नहीं रहे। और उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल होगा डोमिनियन स्टेटस का, वो इमीडिएटली आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे ना कि डोमिनियन स्टेटस की जो आप बात कर रहे हो, जो मांग कर रहे हो, वो ठीक है, बट इट्स नॉट द राइट टाइम। सो व्हेन द राइट टाइम विल कम, वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर, दैट डैम राइट टाइम। ओके, सो you have to immediately accept this principle of dominion status and you have to implement the constitution for that. You have to formulate a constitution for that. This was the first one. The second was the Congress should have the majority representation at the conference. मतलब कांग्रेस की उसमें मेजोरिटी होगी। The third was that जितने भी आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं आपके, तो देयर शुड बी अ जनरल एमनेस्टी फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड अ पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। मतलब कि आपको उनके लिए थोड़ी सी नम्रता दिखानी होगी, थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर आपको उनके लिए रखना होगा। मतलब कि आपको उनको बहुत से ज्यादा, जितने भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हमारे इंडियंस, उसको आपको रिहा करना होगा, काइंड दैट। अब यहाँ पे वाइसरॉय ने क्या किया, इस डिमांड को, ये जो दिल्ली मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा ना, उसको कर दिया रिजेक्ट। अब होती है एक और चीज शुरू। जब इन्होंने ये चीज को रिजेक्ट किया तो यहाँ पे गांधी जी मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके साथ मिलके लॉर्ड इरविन से मिलने जाते हैं दिसंबर 1929 को। क्योंकि उन्होंने, मतलब जब इन्होंने एक बॉम्ब जो लेजिस्लेटिव जो ट्रेन पे उन्होंने फेंका था, काकोरी कांड हुआ, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका और ये सब, उसके बाद ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हार्डली किसी इनके जो भी शर्तें थी उनको मानने के लिए तैयार हो रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम ये चीजें जो हैं आपकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वायसरॉय से ये कहा, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने, कि अगर आप मतलब ये चाहते हो कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि इसका मेन मोटिव हमारा बस इतना होगा, पर्पस हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का इतना होगा कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है डोमिनियन स्टेटस के लिए हमें ड्राफ्ट करके देनी होगी।
लेकिन लॉर्ड इरविन का यहाँ पे ये कहना था कि ये कॉन्फ्रेंस करने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको मैं डोमिनियन स्टेटस और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है आपको मैं ड्राफ्ट करके दूं। तो वाइसरॉय इरविन ने ये सारे डिमांड जो दिल्ली मैनिफेस्टो में पुट फॉरवर्ड हुए थे उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। अब एक स्टेज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन जो है यहाँ पे, मतलब एक आमना सामना जो है दोनों का यहाँ पे होना शुरू होता है। अब क्या होता है, इसके पहले होता है लाहौर कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज। तो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कि काफी अच्छा जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था पूर्ण स्वराज का, उसके चलते वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और उनको जो है इस सेशन के लिए प्रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेट किया जाता है। एंड मतलब 18 में से 15 लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू को कि चलो यही मतलब इसको इस पर्टिकुलर सेशन ऑफ कांग्रेस को प्रेसिडेंसी वही करेंगे। सो नेहरू जो चूज किए गए थे ना उसमें और भी बहुत सारे रीजंस थे। एक तो रीजन ये था कि जो कांग्रेस का एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल लेके ये चले थे, जो सुभाष चंद्र बोस या जो नेहरू थे, तो उनके लिए एक ये चीज भी बैक में थी। और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने जो एक यूथ को, एक एंटी साइमन कमीशन जब अपसर्ज हो रहा था तो उसमें जो एक यूथ, बहुत ज्यादा रैडिकल यूथ जो उभर के आया था, क्योंकि साइमन कमीशन के बाइकट में इन्होंने बहुत अच्छा एक अपनी छाप छोड़ी थी, पॉलिटिकल छाप छोड़ी थी। तो इन दो चीजों के चलते वो काफी ज्यादा चर्चा में थे और ये भी एक रीजन था कि उनको एक्सेप्ट किया गया था प्रेसिडेंटशिप के लिए। सो नेहरू ने इसको मतलब एड्रेस किया और उसके बाद बहुत सारे मेजर डिसीजंस लाहौर सेशन में ऑफ कांग्रेस में लिए गए थे, जिनमें से ये थे कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने दिल्ली मैनिफेस्टो को कर दिया है रिजेक्ट। दूसरी बात कि जो हमारा गोल होगा, कांग्रेस का जो मेन गोल होगा वो होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथराइज की गई कि वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेगी, इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर वर आस्क्ड टू रिजाइन देयर सीट्स। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए इन्होंने सबसे पहली बात जो कही वो ये कहा कि टैक्स देना बंद कर दो और जितने भी लेजिस्लेचर में मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पे कार्यपालिका के जो मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे अपने अपने पोस्ट से जो है वो रेजिग्नेशन डाल दो। ये होगा सबसे पहला बाइकट हमारा। एंड जनवरी 26, 1930 को एज अ डेट फिक्स किया गया जब हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्वराज डे सेलिब्रेट करेंगे पूरी कंट्री में। So this date is important. They can ask you that which date was fixed as a first Independence Day to celebrate everywhere. This day was January 26, 1930. पूछा भी जा चुका है पिछले एग्जाम्स में, सो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। नाउ दिसंबर 31, 1929 को क्या होता है, एट मिडनाइट, यहाँ पे आधी रात्रि को जो है यहाँ रिवर रावी जो है वहां पे उन्होंने एक न्यूली एक अडॉप्ट किया ट्राई कलर फ्लैग को, जिसको कि फ्रीडम के लिए इन्होंने एक सिंबल माना। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ इस झंडे को वहां पे फहराया था। अच्छा, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे और भी आता है कि इनकलाब का जो स्लोगन है वो सबसे पहले किसने दिया था, या इनकलाब जिंदाबाद का जो है, सिर्फ इनकलाब की अगर आप बात करते हो तो ये स्लोगन सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, किसके द्वारा ये मतलब उद्भव हुआ था, इसका इमर्जेंस हुआ था। क्या आप टाइप करेंगे इसे कमेंट बॉक्स में? काइंडली टाइप इट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। और अगर टाइप करने का मन नहीं है तो मैं अगले लेसन में तो बताऊंगी ही, लेकिन आप खुद के लिए भी एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, सो जनवरी 26, 1932 को जो एक यहाँ पे प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, तो इसके लिए एक ड्राफ्ट जो है गांधी जी के द्वारा लाया गया था, जिसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे थे। उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे कि इट इज इनएलिएनेबल राइट ऑफ इंडियन टू हैव फ्रीडम, मतलब ये हर एक भारतीय का अधिकार है, मतलब स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा जो उन्होंने एक नेशनलिस्ट लीडर कह के गए, उसको गांधी जी ने भी कहा था कि हर भारतीय को अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहे, उसको फ्रीडम मिले। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में आके उन्होंने कुछ भी अच्छा हमारे लिए नहीं किया है, हमारी फ्रीडम को उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ब किया है, हमें अपने फ्रीडम से उन्होंने डिप्राइव रखा है और उसके बाद उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट भी किया है।
ना ही सिर्फ सोशली कल्चरली या स्पिरिचुअली, बट उन्होंने इकोनॉमिकली जो इंडिया को है बहुत ज्यादा ड्रेन आउट कर दिया है। सो इंडिया मस्ट देयरफॉर सीवर द ब्रिटिश कनेक्शन एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो अब इंडिया को जरूरत है पूर्ण स्वराज की, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के हित के लिए नहीं है। देन आफ्टर दैट आपने हमें इकोनॉमिकली र्यून किया है, बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू लाके आपने विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्रीज को आपने डिस्ट्रक्ट करके आपने हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। करेंसी या फिर एक्सचेंज रेट जितनी सारी हैं सब मैनिपुलेट हो चुकी हैं, सारे डिसएडवांटेज वाली स्थिति में जा रही हैं। नो रियल पॉलिटिक्स पावर्स आर गिवन, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कह लो या फिर प्रोविंसेस में कह लो, आपने कहीं भी हमें रियल पावर नहीं दी है। रियल पावर तो गवर्नर और गवर्नर जनरल के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और राइट ऑफ फ्री एसोसिएशन भी आपने हमसे छीन ली है, तो हम एक जगह इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं। एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट है वो सब आपने मार के रखा है यहाँ पे। कल्चरली भी आपने जो एजुकेशन का सिस्टम है वो उसको आपने काफी तोड़ मरोड़ दिया है हमारे लिए। एंड स्पिरिचुअली कंपल्सरी जो डिजार्मामेंट आपने हमें करके रखा है, उसके तहत आपने हमें अनमैनली कर लिया, मतलब आपने हमें डरा के रखा हुआ है, आपने हमें मतलब बिल्कुल निहत्था कर दिया है। क्योंकि हम मतलब वो जो इन्होंने लाया था डिजार्मामेंट वाली जो चीज लाई थी इन्होंने रॉलेट एक्ट के बाद, तो उसके चलते तो ये आर्म्स एंड एमिनेशन भी नहीं रख सकते थे ना, तो इन्होंने ये चीजें करी। इंडिपेंडेंस का जो प्लेज लिया तो उसमें इन्होंने महात्मा गांधी ने ये सारी चीजें आगे रखी, सामने रखी। एंड आफ्टर दैट उन्होंने ये कहा कि वी होल्ड इट अ क्राइम अगेंस्ट अ मैन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल, मतलब एक इंसान के खिलाफ या एक भगवान के खिलाफ एक जुर्म के जैसा होगा अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अपने हथियार सौंप देते हैं, आप अपने आप को मतलब सौंप देते हैं। वी विल प्रिपेयर फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय विड्रॉइंग एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सकेगा हम अपने पूर्ण स्वराज को लेके रहेंगे। एसोसिएशन बनाना या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना या टैक्सेस नहीं देना, ये सारी चीजें जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। वी विल कैरी आउट द कांग्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग पूर्ण स्वराज, जो कांग्रेस हमारे लिए इंस्ट्रक्ट करेगी हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे ताकि हम पूर्ण स्वराज को अटेंड कर सकें। ये चीजें कही महात्मा गांधी ने। अब यहाँ पे होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका लॉन्च, सॉल्ट सत्याग्रह और दूसरे सारे अपसर्जेस जो होने होते हैं शुरू। यहाँ पे आपके गांधी जी के 11 डिमांड थे। गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जनवरी 31 1930 को या तो आप हमारे डिमांड को, ये जो हमने रखे हैं ऊपर में, आप या तो इन्हें मान लो या तो आप रिजेक्ट करो, आपके हाथ में। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप मानते हो तो हमें क्या करना है और अगर आप रिजेक्ट करते हो तो हमें क्या करना है। इन्होंने एक जनरल इंटरेस्ट में जो चीजें इश्यू करी थी, उनमें से ये था कि पहला कि आपको एक्सपेंडिचर जो आप आर्मी और सिविल सर्विसेज पे अपने लोगों पे, ऑफिशियल्स पे जो कर रहे हो 50% आपको रिड्यूस करना होगा। होल्ड ऑन अ सेकेंड। सेकेंड इज आपको टोटल प्रोहिबिशन जो है इंट्रोड्यूस करना होगा। थर्ड इज कि आपको रिफॉर्म लाने होंगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID में। एंड आफ्टर दैट चेंज आर्म्स एक्ट अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म लाइसेंसेस, ये भी इन्होंने कहा। और फिर इन्होंने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हमारे वो सारे आप रिलीज करो। एंड उसके बाद आपको पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद जो स्पेसिफिक जो बर्जुआइज डिमांड है वो भी आपको एक्सेप्ट करनी होगी। एंड उसके बाद रिड्यूस करो आप रुपी के जो स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो है उसको आप रिड्यूस करो टू 1:40। एंड उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करो टेक्सटाइल प्रोटेक्शन को। तो मतलब एक तरीके से जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल इंडियन जो इंडस्ट्री थी उसके लिए गांधी जी ने काफी ज्यादा तवज्जो दी थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोस्टल शिपिंग जो इंडियंस का है उसको आप रिजर्व रखो। एंड पेजेंट्स के जो डिमांड है, जो किसानों की डिमांड है, वो आप स्पेसिफिकली जो है उसको हैंडल करो। और लैंड रेवेन्यू को 50% आप घटा के आप सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो और जो गवर्नमेंट की सॉल्ट मोनोपोली है उसको भी आपको वापस देना होगा। यहाँ पे ये 11 डिमांड गांधी जी ने उनके सामने रखी और बोला कि अब ये आपके ऊपर है, आप ये हमारे डिमांड्स को मंजूर करते हो या नहीं करते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है नहीं देखने को मिलता है।
तो जब कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी को यहाँ पे बुलाती है और उसके बाद डिस्कशन करती है कि अब हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सो सॉल्ट वॉज चूजन एज द इम्पॉर्टेंट थीम। अब यहाँ पे इनको सॉल्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है या मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना था, तो इन्होंने सॉल्ट को चुना। मतलब नमक को इन्होंने क्यों एक इम्पॉर्टेंट थीम के रूप में चुना, उसकी एक अलग वजह थी। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि एक नमक से ज्यादा जो कि पानी के बाहर होता है, उससे ज्यादा कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा आर्टिकल नहीं हो सकता है कि जिसको कि टैक्स करके गवर्नमेंट जो है हमारे लिए, हम जो एक बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है उस तक पहुंचना चाहती है। मतलब कि कुछ भी रहे या ना रहे, अगर आपके पास नमक है तो आप खा सकते हो, नमक रोटी भी खा सकते हो आप, है ना। लेकिन एक चीज जो पानी के बाहर होती है, गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लगा रही है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ भी हो नहीं सकती है। तो गांधी जी ने ये कहा कि ये नमक जो है हर इंडियन की डिमांड है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो इससे अच्छा थीम हमारे लिए नहीं हो सकता है कि हम ऑल मासेस ऑफ द पीपल तक जो है वो पहुंच पाएंगे, नॉर्मल लोगों तक भी हम पहुंच पाएंगे, अपनी बात पहुंचा पाएंगे। दूसरी तरफ बात ये भी थी कि नमक जो है भले ही एक छोटी मात्रा में, बट एक साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट इनकम रहता है एक नॉर्मल लोग के लिए, खासकर पुअर पीपल के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए खादी की तरह ही नमक भी था। दूसरी तरफ एक और बात थी कि जो खादी था उसको आप मैंने अगर अर्बन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक आइडेंटिफिकेशन, एक सिंबल के रूप में अगर सामने रखा है, तो आप नमक को भी उसी तरीके से इस्तेमाल करके इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने में हेल्पफुल कर रख सकते हो। तो इन्होंने दांडी मार्च किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछा जाता है कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था। दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन मार्च 12 एंड इट वॉज कंप्लीटेड ऑन अप्रैल 6, 1930 को। तो मार्च 12, 1930 को गांधी जी ने वायसरॉय को मतलब इन्फॉर्म किया कि हम ये एक्शन ले रहे हैं। उनके प्लान के हिसाब से ऑलमोस्ट 78 मेंबर्स जो थे साबरमती आश्रम से ये मार्च करना शुरू करते हैं, और उनको जाना था अहमदाबाद, होते हुए बहुत सारे विलेजेस गुजरात से होते हुए ऑलमोस्ट 240 माइल्स डिस्टेंस कवर करके, और फिर जाके वहां पे उनको दांडी के पास जो एक वहां पे सॉल्ट को उठा के, मतलब नमक को अपने हाथ में लेके इस जो है दांडी मार्च को पूरा करना था। सो गांधी जी ने बहुत सारे जो है डायरेक्शन को फॉलो किया, जहां जहां भी पॉसिबल हुआ वो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस ऑफ सॉल्ट लॉ को स्टार्ट करने के लिए कहा। फिर उन्होंने फॉरेन लिकर और क्लॉथ शॉप को भी जो है वो पिकेट करने के लिए कहा। उन्होंने ये कहा कि आप टैक्स जो है पे करना छोड़ दो, और उसके बाद लॉयर्स को कहा कि आप प्रैक्टिसेस अपनी जो भी है आप वकालत करनी छोड़ दो। एंड अभी के लिए पब्लिक को उन्होंने कहा कि आप भी बाइकट करना शुरू कर दो लॉ के कोर्ट्स को एंड लॉ कोर्ट को, एंड गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी है यहाँ पे लेजिस्लेचर में या कहीं भी कार्यकारिणी में, तो आप अपने पोस्ट से जो है वो रेजिग्नेशन डाल दो। ये इनका इम्पॉर्टेंट स्टेप था इस दांडी मार्च को लॉन्च करने के लिए। और ये सारे जो हैं एक कंडीशन पे होने थे कि आपको अहिंसा का ध्यान रखना है, कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, कि अगर आपको पूरा पूर्ण स्वराज अटेन करना है तो आपको नॉन वायलेंस कर रखना होगा। एंड सारे लीडर्स को इन्होंने ये भी कहा। और उसके बाद जो है गांधी जी के लोकल लीडर्स जो है वो गांधी जी के अरेस्ट के बाद इन्होंने इस चीज को जारी रखा, उस चीज को फॉलो किया जो गांधी जी इनको समझा के गए थे। और उसके बाद इन्होंने मार्च 12 को गांधी जी ने शुरू किया, और फिर उसके बाद सॉल्ट लॉ को उन्होंने तोड़ा, जब उन्होंने दांडी के पास एक नमक का ढेर अपने हाथ में लेके, और उसके बाद ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था अप्रैल 6 को। अब होता है यहाँ पे स्प्रेड इस सॉल्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो बहुत जगहों पे ये जो है लॉन्च किया जाता है, ये पूरे इंडिया में ये स्प्रेड हो चुका होता है। इसमें नेहरू जी को अरेस्ट किया जाता है अप्रैल 1930 में, और उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि गांधी जी को मई 4, 1930 को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड उसके बाद गांधी जी के अरेस्ट के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो भी एक कुछ चीजें करती है, जैसे कि उन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रायतवाड़ी एरियाज ये किया, नॉन चौकीदारी टैक्स कैंपेन जमींदारी एरिया में किया, और उसके बाद इन्होंने सेंट्रल प्रोविंसेस में वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ रखा।
फिर इस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने काम को आगे जारी रखा। फिर ये जो सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट है, ये जो सत्याग्रह है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बंगाल में जब हुआ था, सूर्या सेन उसी समय चित्तगोंग आर्मी रेड कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कल्पना दत्त, बीना दास, इन लोगों ने, विमेंस ने काफी ज्यादा उनकी हेल्प करी थी। तो इस तरीके से उसी टाइम में बंगाल में ये सारी चीजें भी चल रही थी। और उसके बाद तमिलनाडु में भी हो रहा था, मालाबार में भी हो रहा था, आंध्रा में, उड़ीसा में, असम में, बिहार में भी हुआ था, चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद पेशावर में एक चीज हो रही थी, जो गफ्फार खान थे, जिनको कि बादशाह खान या फ्रंटायर गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल मंथली जो है स्टार्ट किया था, पुख्तून। और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक वॉलेंटियर ब्रिगेड का, जिनका नाम इन्होंने दिया था खुदाई खिदमतगार, जो कि रेड शर्ट के नाम से पॉपुलर था। तो ये चीज भी अगर आप कहोगे कि किस टाइम में खुदाई खिदमतगार जो है ये चीजें बननी शुरू हुई थी, या फिर किसको इसने गठित किया था, तो इसे किया था गफ्फार खान, जिसे या फिर उन्हें फ्रंटायर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हुआ था आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में। शोलापुर में और दर्शना जैसे जगहों पे भी ये हुआ था। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस में भी ये सारे फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ जो है डिफेंस देखने को मिला था। यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी, मणिपुर और नागालैंड में भी जो ये एरियाज हैं, यहाँ पे भी एक रानी गैदिनलू का नाम आता है, जो कि एक नागा स्पिरिचुअल लीडर थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलके एक बैनर जो है रिवॉल्ट का, फॉरेन रूल के खिलाफ, अगेंस्ट उनके रिवोल्ट किया था, और कहा भी था वी आर फ्री पीपल एंड द वाइट मैन शुड नॉट रूल ओवर अस, ऐसा इन्होंने कह के फिर यहाँ पे इन्होंने भी बगावत करी थी। तो काफी ज्यादा जगहों पे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट हो या आपका सेंट्रल प्रोविंस हो या सेंट्रल इंडिया हो या ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न या आपके डेक्कन का पार्ट हो, सारे ऑल ओवर कंट्री में ये चीजें जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। अब इम्पैक्ट क्या था इसका? इम्पैक्ट ये था कि जो फॉरेन क्लोथ का जो इम्पोर्ट था, उसका मतलब अगर डिमांड घटेगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट भी घटेगा और उसके बाद प्राइस भी घटेगा। तो इस तरीके से जो आइटम्स थे क्लॉथ्स के और फॉरेन क्लॉथ्स के इम्पोर्ट्स के, वो सारे प्राइसेस उनके गिरने शुरू हो गए, उनकी मांगे गिरनी शुरू हो गई। और गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत लॉस हुआ, क्योंकि लिकर का यहाँ पे बाइकट हो रहा था, एक्साइज ड्यूटी इन्होंने पे करने से मना कर दिया था, लैंड रेवेन्यू इन्होंने घटाने के लिए कह दिया था। एंड उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये लोग इनका बहिष्कार करना शुरू कर चुके थे, उनको अटेंड ही नहीं कर रहे थे वो। तो इलेक्शन जो था लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको भी इन्होंने काफी ज्यादा बाइकट किया। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट पड़ा। अब है कि क्या क्या, कौन कौन से जो यहाँ पे मासेस हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो एक्सटेंट ऑफ मासेस की अगर आप बात करते हो तो ये पूछा जाता है कि क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन्स शामिल थी, स्टूडेंट्स थे, या मुस्लिम ने दिया था इसका साथ या नहीं दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे वहां पे रहते हैं स्टेटमेंट्स, और उनमें से आपको चूज करना रहता है वेदर ओनली वन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव, ऐसा। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि या विमेन्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड मुस्लिम्स आल्सो, स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो या गांधी जी ने स्पेसिफिकली विमेन को कहा था कि आप एक लीडिंग रोल प्ले करोगे इस मूवमेंट के लिए। स्टूडेंट ने काफी बढ़ चढ़ के जो है आपके उनके फॉरेन क्लोथ और लिकर, शराब, ये सब के लिए बहिष्कार किया था। मुस्लिम ने भी इनको काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया। मर्चेंट्स एंड पेटी ट्रेडर्स जो थे, उन्होंने भी इसका काफी ज्यादा जो है वो साथ दिया था, इसको लॉन्च करके इसको आगे बढ़ाने में। ट्राइबल्स ने भी इसमें काफी ज्यादा, सेंट्रल प्रोविंसेस के, महाराष्ट्र के और कर्नाटका के ट्राइबल्स ने भी काफी ज्यादा योगदान दिया। वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, शोलापुर में। पेजेंट्स जो थे बिहार के, यूनाइटेड प्रोविंस के और गुजरात के, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव देखे गए थे। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस आया? तो गवर्नमेंट का रिस्पांस आपको तो पता है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे और लोगों को अरेस्ट करेंगे। सो गांधी जी को भी इन्होंने मतलब अरेस्ट कर ही लिया था, और उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा लाठी चार्ज किए थे, फायरिंग करी थी, जो भी मतलब अनआर्म्ड क्राउड था उस पर इन्होंने फायर करा था। बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग मारे भी गए। बहुत सारे सत्याग्रही जो थे, ऑलमोस्ट 1000 ऑफ सत्याग्रही जो थे, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। इस तरीके से गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था। सो गवर्नमेंट जो है, जब उसी समय क्या होता है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है। तो जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है तो यहाँ पे आपको मतलब
आपको तो पता है कि साइमन कमीशन में कोई भी आपको डोमिनियन स्टेटस मेंशन नहीं था। तो अब ये रिपोर्ट आने के बाद ये जो चीज थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको एक पॉलिटिकल ओपिनियन के रूप में कहो तो एक और ज्यादा इनको अब मोटिव मिल गया था कि भाई इन्होंने साइमन कमीशन के रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करी, तो इन्होंने अब इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से लिया था, सख्ती से लेना शुरू कर दिया था। सो जुलाई 1930 में वायसरॉय जो है लॉर्ड इरविन, उन्होंने फिर कहा कि भाई ये तो अब सर्जेस ज्यादा हो रहे हैं, तो अब इनको हमें बुलाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है कि चलो आपका गोल जो है आपका डोमिनियन स्टेटस का, उस पर बातचीत करते हैं, हम एक गोल में सम्मेलन रखते हैं। अगस्त 30 को मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू जो है वो यादवार जेल जाते हैं, वहां पे गांधी जी से डिस्कस करते हैं कि बताओ क्या सेटलमेंट करनी है क्या नहीं करनी है। दे ऑल थ्री डिस्कस दिस, एंड उसके बाद नेहरू और गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी सामने कि चलो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे, चलो थोड़ा सा इसको हम करते हैं, इनको ये डिमांड्स बोलो आप, कि सबसे पहले कि आपको राइट ऑफ सेसेशन फ्रॉम ब्रिटेन, मतलब कि हमें ब्रिटेन से, ये ब्रिटिश साम्राज्य से हमें आजादी चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट, और डिफेंस और फाइनेंस जैसी चीजें जो है वो हमारे अंडर में होंगी, हमारे कंट्रोल में होंगी। एंड उसके बाद जो फाइनेंशियल क्लेम करती है ब्रिटेन हमारे ऊपर, एक उससे हमें आजादी चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल चाहिए, ताकि हम ब्रिटेन के जो फाइनेंशियल क्लेम है कि आपने हमारे इंडिया में टेलीग्राफ बना के दिया या रेलवे बना के दिया या जो भी आपने हमारे लिए किया है, वो भी क्लेम को हम सेटल करने के लिए तैयार हैं, वो भी हम करेंगे। तो इस तरीके से ये भी जो टॉक था, ये भी जो इरविन और इनके बीच में टॉक था, ये भी हट जाता है, ये भी ब्रोक आउट हो जाता है, ये कहीं पे भी कारगर साबित नहीं हो पाता। जनवरी 25, 1931 को गांधी जी और इनके जो मेंबर्स थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, वो अनकंडीशनली जेल से रिहा कर दिए जाते हैं, और उसके बाद उनको डिस्कशन के लिए वायसरॉय के साथ बुलाया जाता है, और उसी डिस्कशन के बाद जो है ये गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसको कि हम अगले लेसन में कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट के होने के बाद क्या क्या गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी और क्या क्या इरविन ने डिमांड रखी, और दोनों में समझौता होके कैसे फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है, और कौन कौन अटेंड करता है इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, और कौन कौन इसको बायकट करते हैं। ये सारी चीजें हम अगले लेसन में कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई हैव अ नाइस टाइम। बट बिफोर लीविंग आई वुड से, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस तो कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर पाओगे, एंड यू कैन यूज द कोड UPSCYT और आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर दिस प्लेटफॉर्म so that you get the regular updates from us. Take care of yourself. Bye bye.